हेलो हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस दर्पण में आप सभी का वेलकम है। आई होप आप सभी बहुत बेहतर होंगे और आप री नेट की प्रिपरेशन में दोबारा से लग गए हैं। तो उसी प्रिपरेशन में आज मैं लाई हूँ धागा। धागा यानी कि यान। तो देख लेते हैं। धागा धागा शब्द का प्रयोग आवरल धागे हेतु किया जाता है। धागे की प्राप्ति रेशे से होती है और इस प्रक्रिया को कताई यानी कि स्पिनिंग कहा जाता है। इस प्रकार रेशे से वस्त्र निर्माण, जो वस्त्र तक की प्रोसेस है, उसके सोपान में धागे के निर्माण मध्य की कड़ी मतलब कही जाती है। ये कहने का मीनिंग यह है कि जो धागे से जो हम फाइबर से फैब्रिक बनाते हैं, तो जो धागा है वो उसकी बीच की कड़ी है, जो कि हम यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है? फाइबर है। फाइबर के बाद क्या है? धागा है। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास है फैब्रिक। फैब्रिक मिलता है हमें। ठीक है, अब हॉलैंड, सैडलर और लैंगफोर्ड लैंगफोर्ड की पुस्तक है जो है वो टेक्सटाइल की, उसमें क्या बताया है उन्होंने कि धागा तंतु के एकत्रीकरण का सामान्य नाम है जो कि आपस में दबा या गूंथे जाते हैं। मतलब जो धागा है, जो हमारे तंतु हैं यानी फाइबर्स को एकत्र करने का नाम बताया है, जो कि आपस में दबा या गूंथे जाते हैं। ठीक है, लॉयल ने क्या कहा है? लॉयल के अनुसार देख लेते हैं हम। धागा तंतु और वस्त्र की रिक्तता को पाटने का सेतु है यानी कि पुल है। ये बुनाई या निटिंग थ्रेड्स या लेस वाले वस्त्रों के लिए आधारभूत तत्व है। इसे धागा भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि धागा निर्माण जो है उस प्रक्रिया में क्या है। वस्त्र निर्माण की पहली प्रक्रिया तंतुओं या रेशे की कताई यानी कि स्पिनिंग होती है। तंतु विशेष रूप से प्राकृतिक तंतु होते हैं जो कि छोटे छोटे टुकड़ों में रहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने जो पढ़ा है कि फिलामेंट में और जो लघु होते हैं और दीर्घ होते हैं, ठीक है, उस तरह के धागे। तो उसके स्टेपल फाइबर और फिलामेंट की बात कर रही हूं मैं। इन्हें एक दूसरे के पास रखते हुए आपस में बट लिया जाता है यानी कि उसको गूंथ लिया जाता है। बटाई की क्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ती है, धागा का जो प्रोसेस है वो होती चली जाती है। तंतुओं के सिरों से सटने का गुण होता है, जो उसमें तंतु है उसके सिरों से ही सटने का गुण होता है, इसलिए धागे का निर्माण है संभव होता है। इसके अतिरिक्त प्रस्त्यात्ता का गुण के कारण भी तंतुओं के आपस में एक दूसरे के साथ गूंथा जा सकता है। जितने अधिक रेशे या तंतु एक तरह से होंगे, धागा उतनी ही समतल व उत्तम गुण वाला होगा। धागे की किस्म, तंतु के प्रकार व किस्म, आवश्यक प्रक्रिया और ऐंठन की मात्रा पर निर्भर करती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट। धागा बुने हुए, नीटेड, गुथे हुए और लेस वाले वस्त्रों का आधारीय उत्पादन है। मतलब इन्होंने तीन चीजों के बारे में बात करी है। धागा यानी कि बुने हुए, एक है नीटेड जो कि हम मम्मी लोग नहीं होती वो सिलाई से जो बुनते हैं, और कुरेशिये से जो बुना जाता है उसके बारे में बात हो रही है। तो ये लेस वाले वस्त्रों का आधार यानी कि बेसिक उत्पादन है। ये तंतु और वस्त्र के बीच में एक संयोजक की भूमिका निभाता है। तंतुओं की विशेषता तथा वह विधि जिसके द्वारा तंतुओं को संगठित किया जाता है, सब मिलकर वस्त्र की विशेषता का निर्धारण करते हैं। धागे के बनाने की विधि, परिसज्जा के प्रकार, वस्त्र पर उपयोग में लाए जाने वाले डिजाइन को भी निर्धारित करती है। ठीक है, वस्त्र निर्माण हेतु उपयोग किए जाने वाले धागे ये निर्धारित करते हैं कि वस्त्र किस प्रकार का है। ठीक है, वस्त्र किस प्रकार का होगा और प्रत्यास्था कोमल, गर्म होगा, कठोर, शुष्क होगा, ये सब डिपेंड किस पे करता है? धागे पर। ठीक है, इस प्रकार वस्त्र निर्माण प्रक्रिया धागा अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए धागा जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है कताई से धागा बनाने की विधियां। देखिए, मैं ये टॉपिक इसलिए लाई हूं कि ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है और पीवाईक्यू क्वेश्चन हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं। ठीक है, तो अगला क्या है कि विधियों के बारे में। ठीक है, तंतु से धागे के मध्य तंतु विभिन्न अवस्थाओं को पार करता है कि कुछ प्रोसेस है। तंतु से धागा जो बनेगा उसकी कुछ प्रोसेस है, उसके बारे में आइए देख लेते हैं। सबसे पहले कार्डिंग देख लेते हैं। तंतु अपनी मौलिक अवस्था में प्राय उलझे हुए और अशुद्ध युक्त होते हैं। ठीक है, अशुद्ध होते हैं और उलझे हुए होते हैं। ठीक है, उसके बाद में
ठीक है। उसके बाद में कार्डिंग की प्रक्रिया द्वारा अशुद्धियों को अलग किया जाता है। कार्डिंग के द्वारा इन तंतुओं को सीधा और समानांतर किया जाता है और उसके बाद उसकी पुनियां बनाई जाती हैं। ठीक है, ये सीक्वेंस अरेंज करने के लिए भी आ चुका है। कार्डिंग के बाद आ जाता है कॉम्बिंग। कार्डिंग की प्रक्रिया के फलस्वरूप बनी पोनियों को कॉम्बिंग यानी कि कंघी करने की प्रक्रिया से उसे सुलझाया जाता है। उसको सुलझाया जाता है, छोटे छोटे तंतुओं को अलग करा जाता है और बड़े तंतुओं को अलग कर लिया जाता है। उसके बाद खींचकर निकालना यानी कि रोविंग। बड़े और छोटे तंतुओं को अलग 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 करने की प्रक्रिया को हम ड्राइंग आउट कहते हैं। इसके अंतर्गत पुनिया स्लेवरिंग बड़ी रोविंग पोल्स पर चढ़ा दिए जाती हैं जो अत्यधिक गति में से घूमते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा लंबे तंतु छोटे तंतु अलग अलग हो जाते हैं। लंबे तंतु या रेशे उच्च कोटि के बहुमूल्य वस्त्र में, जो लंबे तंतु होते हैं उसे हम बहुमूल्य या अच्छा वस्त्र बनाते हैं, जबकि छोटे तंतु का आपस में बटकर काटकर निमन श्रेणी का वस्त्र बना लिया जाता है, वस्त्र के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद घुमाव देना। ठीक है, तो उसके उपरोक्त विधि में खींचकर निकाले हुए धागे को क्या है, उपरोक्त विधि में खींचकर निकाले हुए धागे को कुछ घुमाव देकर हल्की सी बटाई की जाती है। अब तक जो तंतु आपस में समानांतर दिखाई देते थे वह अब एक दूसरे के समीप आकर संगठित हो जाते हैं। इस अवस्था में धागा अत्यंत निर्बल होता है। इसे पक्का, मजबूत और सघन बनाने हेतु इस धागे पर अंतिम प्रक्रिया कताई की जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है स्पिनिंग। स्पिनिंग में क्या है, ये सबसे अंतिम प्रक्रिया है यानी कि लास्ट की है। उसके बाद में रोविंग क्रिया से प्राप्त धागे को बोविन की कताई मशीन यानी कि स्पिनिंग फ्रेम पर चढ़ा दिया जाता है। उसके बाद में क्या है कि इसमें कई रोलर्स लगे हुए होते हैं। जो रोलर्स होते हैं वो लगे होते हैं। प्रत्येक बाद वाला रोलर पहले रोलर की अपेक्षा तीव्र गति से घूमता है। धागों को इन रोलर से गुजारा जाता है। अंतिम रोलर से निकलते निकलते हुए धागा अभिष्ट आकार व व्यास का बन जाता है। ठीक है, यहाँ रोलर्स की बात की गई है। अब आ जाते हैं धागे के प्रकार, जो कि यहाँ पर दे रखे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह से हमें यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं मैचिंग लिस्ट के तौर पर या वन लाइनर। तो धागे के प्रकार, किसी भी वस्त्र को बुनने के लिए कच्चे माल के तौर पर धागे का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ताकि जो कि उस वस्त्र के अनुरूप होना चाहिए। जब तंतुओं को इकट्ठा करने के बाद उन्हें बल दिया जाता है तो धागे का निर्माण होता है। धागे के नाम सामान्यतः उनके प्रकार पर आधारित होती है, जो 3 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहले आएगा प्लेन यान, नेक्स्ट आएगा टेक्सचर यान, उसके बाद स्पन यान। ठीक है, देख लेते हैं कि धागा, जो सादा धागा है, वस्त्र रेशम के समान बनते हैं। टेक्सचर में वस्त्र में फिलामेंट धागे की मजबूती और स्पन धागे का रूप होता है। स्पन में वस्त्र कपास ऊन के समान होता है। अगर सादे धागे की बात करें तो तंतु की मजबूती पूर्णतः उपयोग किया जाता है। लंबे निरंतर चिकने आपस में पास पास धागे होते हैं। चिकने चमकदार फुज्जीदार नहीं होते हैं। आसानी से गठाने नहीं होती यानी कि गांठें नहीं होती हैं। धूल को ग्रहण करते हैं। ठंडे, आरामदायक, थोड़ा अधिक भारी, वस्त्र की बनावट के आधार पर लटक जाते हैं। ऐंठन की मात्रा के आधार पर खींचते हैं। कम अपारदर्शी होते हैं। अभिशोषक क्षमता तंतु संगठन पर निर्भर। थर्मोप्लास्टिक की अभिशोषण क्षमता निम्न। थर्मोप्लास्टिक में स्टैटिक अधिक उच्च रूप से निर्मित होते हैं। डैनियल की माप सामान्यतः बहुत निम्न या बहुत उच्च ऐंठन या घुमाव। निर्माण प्रक्रिया बहुत कम जटिल होती है, सिंपल होती है, इसलिए इसे सादा धागा कहते हैं। टेक्सचर में हम देख लेते हैं मजबूती पूर्णता उपयोग कभी किया जाता है, कभी नहीं किया जाता, अकॉर्डिंग टू जो है सिचुएशन देखते हैं कि क्या उसमें आवश्यकता है या नहीं है। लंबे निरंतर अनियमित छिद्रयुक्त लौच में धागे, रोएदार खुरदरे, ठीक है, फुज्जीदार नहीं है।
वस्त्र की बनावट पर गांठने निर्भर, सादे धागे की अपेक्षा शीघ्र धूल को जो है वो ग्रहण कर लेते हैं, सादे धागे की अपेक्षा गर्म है, भारी हैं, आसानी से लटक जाते हैं, प्रोसेसिंग विधि पर खींचने की विशेषता निर्भर है, अधिक अपारदर्शी हैं। वो कम अपारदर्शी थे, ये अधिक अपारदर्शी हैं। सादे तंतुओं की अपेक्षा अवशोषक क्षमता अधिक है। ठीक है, यहाँ निमन थी, अधिकांश निर्माण प्रक्रिया में थर्मोप्लास्टिक तंतु की आवश्यकता होती है। स्टैटिक बिल्ट अप है, डेनियर की माप सामान्य निमन ऐठन, यहाँ बहुत निमन थी, बहुत उच्च ऐठन। ठीक है, सादे धागे की अपेक्षा थोड़े जटिल होते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास स्पंजान। वस्त्र कपास या ऊन के समान, तंतु मजबूती का पूर्णतः उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, छोटे तंतु जो कि निरंतर धागे के रूप में ऐठे जाते हैं, मंद रोएदार होते हैं। ठीक है, यहाँ हमें चिकने चमकदार मिले, उसके बाद रोए खुरदुरे मिले और ये मंद रोएदार मिले। उसके बाद फुज्जीदार, वो फुज्जीदार नहीं है दोनों, लेकिन स्पंज फुज्जीदार। गठाने होती हैं, शीघ्र धूल शीघ्रता से लगती है, गर्म, भारी, आसानी से लटकते नहीं हैं, ऐठन की मात्रा पर खींचने की विशेषता निर्भर, अधिक अपारदर्शी। देखिए हमें अगर देखें सादा धागा कम अपारदर्शी था और टेक्सचर और स्पंज दोनों ही अधिक अपारदर्शी हैं। ठीक है, अभिशोषकता, त्वचा के संपर्क हेतु उत्तम, निमन स्टैटिक का निर्माण, माप को अधिकांश धागे की संख्या में अभिव्यक्त किया जाता है, विभिन्न मात्रा में ऐठन का प्रयोग किया जाता है, निर्माण जो प्रक्रिया है, जो इसका बनाने की प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा जटिल है। तो ये हमने धागे देख लिए हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है अपकमिंग एग्जाम के लिए। तो आपको जो टॉपिक चाहिए वो जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें। प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। प्लीज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।